जेएलयू एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी शब्द का मतलब ही होता है एक यूनिवर्स। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि जेएलयू में हमने एनईपी को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। हमें स्टूडेंट को फ्यूचर रेडी और इंडस्ट्री रेडी बनाना, ये पूरी यूनिवर्सिटी का एक विजन है। 3 एरियाज में अगर हम अपने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फोकस करें, सो आई थिंक वो फ्यूचर रेडी बन जाएगा। लॉ स्टूडेंट के लिए तो मैं हमेशा कहूँगा, जो एक सीख देना चाहूँगा, यू शुड ऑलवेज बी क्यूरियस। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के 2 बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। पहली तो है डॉक्टर भावना अधिकारी, जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सचिन रस्तोगी, हु इज द डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ। तो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं। तो आइए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी भी जानते हैं और जेएलयू के ब्राइट फ्यूचर के बारे में भी बात करते हैं। तो पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतांजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेएलयू के प्रोग्राम से। 15 प्रोग्राम्स हैं जो आप ऑफर करते हैं, तो उसमें लॉ और MBA जो है वो उभर कर सामने आते हैं। लेकिन उसके अलावा और कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आने वाली जनरेशन को सेल्फ रिलायंट बनने में मदद करेंगे? सिंस जेएलयू एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी शब्द का मतलब ही होता है एक यूनिवर्स। सो यूनिवर्सिटी शब्द ही एक यूनिवर्स शब्द से आया है। तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट और लॉ है, जैसे आपने बोला। मैनेजमेंट में ही हमारे पास कॉमर्स के भी प्रोग्राम्स हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, लॉ के प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे क्षेत्रों में जाएं तो जैसे हमारे पास जर्नलिज्म के प्रोग्राम्स हैं, बहुत अंडर ग्रेजुएट लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के वेरियस प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के प्रोग्राम्स बहुत पॉपुलर हैं हमारे स्टूडेंट्स में, बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल पर। हमारे पास स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के भी प्रोग्राम्स हैं, और इसके अलावा जो भी हमारे न्यू एज टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये भी हम ऑफर करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स अक्रॉस डिसिप्लिन्स भी कट अक्रॉस कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी कुछ कोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या रोबोटिक्स के ले सकते हैं। मतलब अगर हम कहें कि यू नेम इट एंड यू गॉट इट। यस, अगर हम देखें, मैं ऐड ऑन टू व्हाट मैम हैज सेड, कि ओपन इलेक्टिव का एक कंसेप्ट है हमारे यहाँ, जो हर कोर्स के बच्चे को चूज करना पड़ता है फ्रॉम अ डिफरेंट फैकल्टी ऑल टुगेदर। तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं वो ओपन इलेक्टिव में लॉ, इंजीनियरिंग, जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, वो कहीं से भी कोई भी कोर्स ले सकते हैं ऑफ देयर ओन चॉइस। सो ये भी एक कंसेप्ट हमारे यहाँ है जेएलयू में, जहाँ बच्चा अपने रेगुलर कोर्स के साथ एक डिफरेंट कोर्स ऑल टुगेदर किसी और डिफरेंट स्पेशलाइजेशन से ले सकता है। तो ये NEP 2020 की अगर बात करें तो उसी से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, अगर हम देखें NEP 2020, पूरा देश इसके बारे में आजकल बातें कर रहा है, और इसकी जो खास फीचर्स हैं उनमें से एक फीचर है यही मल्टी डिसिप्लिनैरिटी वाला फीचर, वह स्टूडेंट के पास चॉइस होती है कि वो कोई भी डिसिप्लिन के कोर्सेज ले सकता है। हालांकि उसका कोर एक पर्टिकुलर एरिया में हो, पर इसके अलावा अगर उसको कोई चीज़ को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना है, दूसरी चीज़ों के बारे में कुछ सर्टिफिकेशंस या कोर्सेज करने हैं, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट को दी गई है। अगर इसमें ऐड ऑन करूं जी, तो जो टर्म यूज करा जाता है वो ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। अच्छा वेयर द स्टूडेंट हैज द चॉइस कि वो किस कोर्स के लिए जाना चाहता है अच्छा और किस कोर्स के साथ क्लब करके पढ़ना चाहता है। अच्छा सो द टर्म जो हम यूज करते हैं वही है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अच्छा पहले होता था कि ये कोर्स है, हम वो पढ़ते थे, जी, हमें पता था कि इस सेमेस्टर में ये पढ़ना, इस सेमेस्टर में ये पढ़ना, इस साल ये पढ़ना। बट आज स्टूडेंट के पास वो फ्रीडम है, एंड मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि जेएलयू में हमने एनईपी को इनकॉर्पोरेट कर लिया है टू द फुल एक्सटेंट, एंड वी आर रनिंग ऑल द कोर्सेज जो कि एनईपी के अकॉर्डिंग्स में है। अच्छा, मतलब आप लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस Yes. खोल दिए हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। वाह। लेकिन अब आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने लॉ क्यों किया? लॉ करने के पीछे कारण अगर मैं कहूँ तो ऐसा कुछ डेस्टिन नहीं था कि मुझे लॉ करना है। जब आई वॉज यंग तो कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, मुझे लगता था कि बिजनेस करेंगे,
बिजनेसेस वाज समथिंग जो कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे ब्लड में था। जी। तो बट फैमिली में मैंने देखा मेरे घर में जज भी हैं, लॉयर्स भी हैं। मेरे फादर दो ही वाज अ बिजनेसमैन बट वो बहुत सोशल वर्क में थे, तो मैं उनको देखता था और उनकी बातें सुनता था, तो मुझे बड़ा अट्रैक्शन होता था कि लॉ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लॉ आता है तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो वहाँ से मेरा इंक्लिनेशन हुआ कि मुझे लॉ करना है। तो एंड देन आई एम हियर। इट्स बीन मोर देन 2 decades now that I am into law. तो कोई ऐसे माइलस्टोन्स जो आप हमसे शेयर करना चाहें? माइलस्टोन्स यस, मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करी तो एकेडमिक्स में जाना था, तो पीएचडी हम कहते हैं कि ज़रूरी होती है। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे सुबह सुबह आई वेंट टू माई प्रोफेसर्स हाउस कि मैम मुझे पीएचडी करनी है आपके अंडर और आप ही के अंडर करनी है। तो शी वेंट विद मी टू द यूनिवर्सिटी। शी वॉज सो जनरस कि वो इतनी, मतलब मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। शी वॉज सो जनरस कि वो मेरे साथ खुद गई मेरे साथ यूनिवर्सिटी कि चलो मैं चलती हूँ, आई विल गिव माई कंसेंट ओवर देयर इटसेल्फ। एक ये है। देन आई डिड माई पीएचडी, द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ द पीएचडी आफ्टर ऑल द स्कोल्डिंग फ्रॉम माई गाइड कि काम अच्छे से करना है, कि जितनी भी रिपोर्ट आई सब में कहा गया था दैट द वर्क इज फिट फॉर पब्लिकेशन। मेरी सारी रिपोर्ट्स में आया था कि जो रिसर्च वर्क है इट इज फिट फॉर पब्लिकेशन एंड आई अल्टीमेटली गॉट इट पब्लिश्ड। तो वो अच्छा था। एलएलएम में आई वाज द 5th रैंक होल्डर इन यूनिवर्सिटी। दैट वाज एन अचीवमेंट कि व्हेन आई वेंट टू टेक माय रिजल्ट एंड दे सेड कि अच्छा आप ही हैं सचिन रस्तोगी। तो दैट वाज समथिंग व्हिच अच्छा लगता है। देन फिर मेरी 3 बुक्स आई और पहली बुक जो है मेरी उसका जो अनवीलिंग थी that was done by former Chief Justice of India, Justice P.N. Bhagwati. अच्छा। तो that was something which I still cherish कि getting your first book released by a person of that stature, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक वो था अचीवमेंट। तो बाकी तो जर्नी है, there are too many things जो कि हम बात करते रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भावना जी आपसे भी मैं यही जानना चाहती हूँ कि इंजीनियरिंग से लेकर पीएचडी तक का जो ये सफर है वो कैसे तय किया? कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स जो आप हमसे शेयर करना चाहें। बिल्कुल, कि जैसे कि मैंने कहा कि एज अ चाइल्ड, मतलब बेसिकली ये जो मेरी जर्नी थी ये ऑर्गेनिक थी। जैसे समय चलता गया एंड आई केप्ट मूविंग अलोंग, बट बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी थे जहाँ पर्पसफुल भी थी मेरी ये जर्नी। और जब मैं छोटी थी तो नंबर्स फैसिनेटेड मी, हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ चीज ऑपरेशंस के पीछे क्या है। तो शायद वही एक रीज़न था कि मैंने इंजीनियरिंग में एक करियर चूज़ किया और मैंने अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया। पर जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस करी मैंने अपना फर्स्ट जॉब लिया और मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैन बिहाइंड द मशीन है वो मशीन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ मुझे लगा कि इसके बारे में भी कुछ जानना चाहिए। एंड मास्टर्स मैंने अपना MBA किया और MBA मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किया, वेयर आई लर्नड अबाउट द पर्सन बिहाइंड द मशीन। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, मैंने एकेडमिक्स में एंटर किया और एकेडमिक्स में एंटर करने के बाद मैंने एक मेंटर का रोल प्ले किया, एज ए टीचर फैकल्टी का रोल प्ले किया और वहीं से नॉलेज डिसेमिनेट करने में मतलब एक रोल रहा मेरा। पर मैंने रियलाइज़ किया कि अब नॉलेज डिसेमिनेटर से ज़रूरी एक नॉलेज क्रिएटर भी होना ज़रूरी है और रिसर्च की इम्पोर्टेंस का मुझे पता लगा और तब मैंने PhD परस्यू की और आई हैव अ PhD इन मैनेजमेंट। बिल्कुल, यानी आप दोनों को अपने अपने क्षेत्रों का अनुभवी विद्वान कहना गलत नहीं होगा, राइट? नहीं, मैं तो आज भी यही मानता हूँ कि हम आज भी स्टूडेंट ही हैं। आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखने को है। हाँ, और हम रोज ही सीखते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी सचिन जी आपसे कि बिजनेस लॉ और ई-कॉमर्स पर जो आपका काम है वो काफी सिग्निफिकेंट रहा है, तो इस फील्ड में रिसर्च करने की क्या इंस्पिरेशन रही थी और इसको आपने किस तरह से JLU में इंटीग्रेट किया? जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बहुत हो रहे थे
और हम लोग शिफ्ट हो रहे थे अपने ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स पे। इंटरनेट का हम नया नया आया था, हम लोग हर चीज को आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते थे। एक बटन पॉपअप होता था, आई एग्री, हमने क्लिक करा, कोई पढ़ता नहीं था कि इसके पीछे क्या कोई लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, क्या इसके कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ से फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पे हमें रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज देयर वाज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहे थे और हम लोग ब्लाइंडली आई एग्री का बटन, आप लोगों को भी याद रहा होगा कि एक टाइम पे जब कंप्यूटर्स आए थे तो हम ब्लाइंडली आई एग्री का बटन आया, हमने क्लिक करा, आई एक्सेप्ट हमने क्लिक करा, पर हम उसके पीछे कभी ये नहीं जानते थे कि इसकी लीगल बाइंडिंग भी है। तो यहाँ से फिर वो मेरा सफर शुरू हुआ। तो आई डिड माई रिसर्च, फिर उसके बाद बुक आ गई मेरी। उस चीज को हम अगर आज देखते हैं तो आज उस समय से भी ज्यादा यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का। राइट। और चीजें जो है वो अब सब कुछ डिजिटल फॉर्म लेती जा रही हैं, चाहे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो। आज हम अगर देखें तो आप भी शायद आधे से ज्यादा शॉपिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करते होंगे। तो हम कहीं ना कहीं एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। तो इन चीजों को हमने अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए हमने करिकुलम का पार्ट बनाया है। तो अब आज हमारे स्टूडेंट्स लॉ में और अदर कोर्सेज में भी ई कॉमर्स भी पढ़ते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी आर इंटीग्रेटिंग दीज न्यू थिंग्स इनटू आवर करिकुलम। मैं एक्चुअली आपसे यही सवाल करने वाली थी कि अब जो है लीगल फील्ड जो है वो बदल रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बदल रही है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को इस डायनामिक वर्ल्ड के लिए कैसे आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम देखें तो हमारा एक फिलॉसफी है, एक विजन है हमारी यूनिवर्सिटी का भी, कि हमें स्टूडेंट को फ्यूचर रेडी और इंडस्ट्री रेडी बनाना। ये पूरी यूनिवर्सिटी का एक विजन है। तो उसी विजन के अकॉर्डिंग में जब हम काम करते हैं तो हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस कि हम उनको किस तरह से ट्रेन करें फॉर दिस डिजिटल वर्ल्ड। तो उसके लिए कोर्सेज रन कर रहे हैं हम। लाइक अगर हम लॉ की बात करें तो देयर इज एन एंटायर कोर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हर बच्चे को पढ़ना है। तो हम हर जगह जहां उनको हेल्प चाहिए हम इंडस्ट्री से इंटरेक्शन करा रहे हैं। वी आर कंडक्टिंग वर्कशॉप, सेमिनार्स, जहां पे दे आर गेटिंग टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट डिजिटल वर्ल्ड। तो हर चीज का हम ध्यान रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा दैट आवर फिलॉसफी इज दैट आवर स्टूडेंट शुड बी फ्यूचर रेडी। एग्जैक्टली मैं भावना जी से मैं यही सवाल करने जा रही थी कि इंडस्ट्री इंटीग्रेशन को लेकर जेएलयू में क्या नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं और इससे स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट होगा? अगर मैं कहूँ कि जेएलयू एक टोटली इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी है तो ये बात गलत नहीं है। जेएलयू में हमारे हर एक्शन में, जैसे मैं मानती हूँ एकेडमिक्स के बेसिकली एक यूनिवर्सिटी के 3 मेजर पिलर्स होते हैं। एक तो जो हम करिकुलम ऑफर कर रहे हैं, वो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम वो करिकुलम को डिलीवर कर रहे हैं, किस तरीके से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उस बच्चे को फाइनली इवैल्यूएट कैसे कर रहे हैं। ये हमारे 3 मेजर एक यूनिवर्सिटी के ये 3 मेजर पिलर्स हैं और इंडस्ट्री हमारे इन तीनों पिलर्स में फुल्ली इंटीग्रेटेड है। इधर मैं बात करना चाहूँगी हमारे MBA प्रोग्राम के बारे में। एक हमारा बहुत ही पॉपुलर और मीनिंगफुल प्रोग्राम है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। और ये हमारा एक GT के साथ, GTA एक UK की MNC है और उसके साथ इंटीग्रेटेड हम ये प्रोग्राम रन करते हैं। तो बच्चे इंटर्नशिप्स के लिए उधर जाते हैं, उनके ये GT के साथ इंटर्नशिप्स करते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स करते हैं, उधर से एक्सपर्ट्स आते हैं बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए। तो उस तरीके से बच्चा शुरू से ही एक इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड माहौल में पढ़ता है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप फैकल्टी ऑफ लॉ को लीड करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया और उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको क्या लगी? वैसे तो एक टीचर की लाइफ में रोज ही एक नया चैलेंज होता है, क्योंकि जब उसको जाना होता है क्लास में और देयर आर 100 स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर यू। बट यस, एज अ लीडर अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो इट वाज बेसिकली striking a balance between academic rigor along with technological advancements. Law is a rapidly changing world. मतलब अगर हम देखें लॉ में तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, लॉ हैज टू चेंज। तो उसके साथ एक बैलेंस बनाना ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था। और अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट यस वी अचीव्ड इट। वी हैड अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कि हम किस तरह से हम करेंगे,
तो हमने वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कहीं एकेडमिक रिगर में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, ही इज़ एकेडमिकली वेरी साउंड। और जब हम आज के चेंजिंग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो ही नोज अबाउट दैट ऑल्सो। सो एज आई सेड, देन अगेन इफ आई हैव टू इसको समराइज करना है, दैट ही इज इंडस्ट्री रेडी, कि उसे आज पता है कि मेरा क्या एकेडमिक करिकुलम है, क्या नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, मुझे इनको कैसे मीट आउट करना है। तो वी आर फोकसिंग ऑन एवरीथिंग। राइट। तो भावना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे कि इरास्मस प्लस, इसमें एक लीडर के रूप में उभर कर सामने आई हैं। तो इस प्रोग्राम को जेएलयू में किस तरह से इंटीग्रेट किया जा रहा है, इसके बारे में हमें बताइए। जब मुझे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को विटनेस करने का मौका मिला, अलग अलग कंट्रीज में यूरोप के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप था और अलग अलग वहाँ जाके वहाँ के क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस थे वो देखने का मौका मिला, और उनमें से कैसे हम उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इनसे दुनिया में क्या हो रहा है, आवर स्टूडेंट्स आर इन टच विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सो दैट इज हाउ दिस हैज हेल्प्ड मी। तो जेएलयू के फ्यूचर की मैं बात करूं तो आप उसे किस तरह से देखते हैं, खासकर अगर हम बात करें मैनेजमेंट एजुकेशन की, तो उस बारे में मुझे बताइए। अगर हम मैनेजमेंट एजुकेशन का फ्यूचर की बात करें तो बेसिकली अगेन मैं 3 चीज़ों में इसको बोलूँगी कि मैनेजमेंट एजुकेशन का फ्यूचर नॉट ओनली इन जेएलयू बट ऑल्सो इन द कंट्री एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड। सबसे पहली चीज़ है द स्टूडेंट, वी हैव टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल एक्यूमेन। वो टेक्नोलॉजिकली ही शुड बी साउंड, ही शुड हैव दिस। सेकेंड थिंग, उसकी एक एथिकल ग्राउंडिंग होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशंस की बात करेंगे कि तो ये 3 चीज़ें हैं जो एक मैनेजमेंट का फ्यूचर है। और इन 3 एरियाज़ में अगर हम अपने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फोकस करें, सो आई थिंक वो फ्यूचर रेडी वो स्टूडेंट बन जाएगा। अब मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी आप दोनों से कि एक तो आप दोनों टीचर हैं, तो एक सक्सेस मंत्रा तो आपसे बनता ही है जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंस से कोई ऐसी बात शेयर करना चाहें जिससे स्टूडेंट्स इंस्पायर हों, वो क्या होगी? मैं अगर लॉ के फील्ड की बात करूं तो मुझे खुद अपना एक इंसिडेंस शेयर करना चाहूँगा आपसे कि मैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स पे एक अपना पेपर प्रेजेंट कर रहा था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थी दिल्ली में। तो वहाँ स्पीकर्स थे अक्रॉस द ग्लोब। तो जब मैंने अपना पेपर प्रेजेंट करा तो उसके बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन। तो जहाँ उन्होंने अपने अपने एरियाज़ के बारे में बताया कि हमारे यहाँ लॉ इस तरह का है, ई कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके आप क्या इस तरह से है, तो दैट वाज अ लर्निंग पॉइंट फॉर मी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें एक तो क्यूरियस होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, दूसरा वी शुड बी ओपन टू डायलॉग। जनरली हम जो देखते हैं एक प्रॉब्लम आती है कि हम डिस्कस नहीं करना चाहते। तो लॉ स्टूडेंट के लिए तो मैं हमेशा कहूँगा, जो एक सीख देना चाहूँगा, यू शुड ऑलवेज बी क्यूरियस। इफ दिस इज हैपनिंग, व्हाई? इफ दिस इज द लॉ, व्हाई? व्हाट कुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन इन दिस केस? तो ये क्यूरियोसिटी जो है ये आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मौका देती है। तो आई बिलीव कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट को क्यूरियस होना चाहिए एंड ओपन टू डायलॉग। राइट। और भावना जी, आपसे भी यही सवाल कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई ऐसी सीख जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें, और एक सक्सेस मंत्रा। ओके, तो मैं एक सक्सेस मंत्रा देती हूँ जो हमारी पूरी जेएलयू फैमिली के लिए कॉमन है। चाहे वो हमारे फाउंडर्स हों, चाहे वो हमारे लीडर्स हों, या चाहे वो हमारी फैकल्टी हो, ये हमारा जेएलयू का सक्सेस मंत्रा है जिनको हम अपने 3 C's के नाम से जानते हैं। सबसे पहला C उसमें है क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि हमारे को क्लियर होना चाहिए कि हमें हमारा पर्पस क्या है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का क्या पर्पस है हमारा। उसके बाद कमिटमेंट टू दैट पर्पस एंड कंपैशन टुवर्ड्स fellow human beings, towards our environment, towards the earth we are living in, compassion। and अभी डॉक्टर सचिन ने एक और सी अभी बैठे बैठे ऐड कर दिया जिसको इन्होंने क्यूरियोसिटी कहा है, to know about everything। so I guess this is such a success mantra which is common to each one of us here at the university। Well, इसी के साथ I would like to thank you both। आप यहाँ आए और आपने हमें जेएलयू के बारे में बताया, और बताया कि किस तरह से वो बच्चों के भविष्य को और बेहतर करने की तरह
काम कर रही है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. थैंक यू फॉर हैविंग अस. थैंक यू सो मच गीतांजलि, दैट वाज अ प्लेजर. तो इसी के साथ आज का TYS का ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है. एक और सक्सेस स्टोरी के साथ वापस लौटेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.